हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बाबू त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और इसी को बोला जाता है ऊंचाई और दूरी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें क्या किया जाता है ना, त्रिकोणमिति अनुपातों और उनके कोणों की सहायता से हम लोग ऊंचाई और दूरी निकालते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने हेडिंग दे दिया है बाबू कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या इसी को बोला जाता है ऊंचाई और दूरी। इंग्लिश में बोलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें हम करते क्या है बाबू, तो देखो इसमें मान लीजिए अगर हमारे सामने एक पेड़ है और इस पेड़ से कुछ दूरी पर, मान लीजिए 20 मीटर दूरी पर, पेड़ से 20 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति है जो यहां पर लेटा हुआ है। ठीक है ना, और ये क्या कर रहा है ना कि मीनार के शिखर को देख रहा है। मीनार के शिखर को क्या कर रहा है बाबू, बोलो, देख रहा है ये। ठीक है, और यहाँ एंगल जो बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है जी, वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। तो हमसे बोल दिया ना कि इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि फिगर में ये हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज, बन गया ना। और समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए ये हमारा हो जाएगा लंब। तो पेड़ की ऊंचाई को मैंने h मान लिया, और ये जो दूरी है 20 मीटर, इसे हमने d मान लिया बाबू। क्या मान लिया, d। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के बीच क्या होता है, रिलेशनशिप। तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के बीच होता है रिलेशन को बोलते हैं हम लोग टैन। और थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है बाबू, और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा h अब बटा आधार बताइए कितना दिया है, 20। तो ये हमारा हो जाएगा 20। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए टैन 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3, बराबर हो जाएगा h बटा 20। अगर हम यहाँ बटा के नीचे अगर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो h में 1 से गुना करेंगे तो h एकम h, और 20 में √3 से गुना करेंगे तो 20 √3। अब हमें मालूम है कि √3 का मान क्या होता है, तो √3 का मान होता है 1.732। हम लोग 1.7 लेते हैं बाबू। ठीक है ना। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 34, यानी पेड़ की ऊंचाई हमें मालूम चल गई। ठीक है ना, बिना पेड़ पर चढ़े हमें मालूम चल गया कि पेड़ जो है वो कितना मीटर ऊंचा है, 34 मीटर ऊंचा है। ये है त्रिकोणमिति के कमाल बाबू। ठीक है ना, यानी त्रिकोणमिति की सहायता से हम लोग बड़े बड़े टावर की ऊंचाई को माप सकते हैं, पहाड़ी की ऊंचाई को माप सकते हैं, मीनार की ऊंचाई को माप सकते हैं। ठीक है ना, इन सब से कितनी दूरी है, ये दूरी हम लोग मालूम कर सकते हैं बाबू। कब, जब हमें कोई एक दूरी मालूम हो, या और कोण मालूम हो, या फिर ऊंचाई मालूम हो, या फिर ऊंचाई और कोण मालूम हो। ठीक है ना, यानी 3 राशियों में से कोण, ठीक है ना, दूरी, ऊंचाई, इन तीनों में से कोई भी अगर 2 मालूम हो तो आसानी से हम तीसरी राशि हम लोग निकाल सकते हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्षैतिज रेखा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है बाबू। देखो कह रहे हैं यहाँ पे क्षैतिज रेखा के बारे में, तो आखिर ये क्षैतिज रेखा क्या है, तो कह रहे पृथ्वी तल के समानांतर खींचे गए रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी पृथ्वी तल के समानांतर जो भी रेखा होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, ये आपका क्या है, एक क्षैतिज रेखा है, और ये रेखा क्या है, पृथ्वी तल के समानांतर है। क्लियर, यानी कोई भी रेखा अगर पृथ्वी तल के समानांतर ले रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब वही अगर पृथ्वी तल के अगर लंबवत, यानी पृथ्वी से अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे बाबू क्या, उसे बोलेंगे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ जानेंगे क्षैतिज रेखा के बारे में। तो पृथ्वी तल के समानांतर खींचे गए रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये आपका क्षैतिज रेखा है। अब आता है दृष्टि रेखा। क्या आता है बाबू, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होता है जी, देखिए दृष्टि रेखा का मतलब होता है ना कि अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारे आंख से लेकर उस वस्तु तक जो रेखा अगर बनेगा उसी को बोलेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बाबू, प्रेक्षक के आंख और वस्तु के बीच
खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी प्रेक्षक मतलब देखने वाला, और वस्तु यानी देखने वाले की आंख और वस्तु के बीच खींची जाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बाबू, ये आपका आंख हो गया और ये आपका वस्तु हो गया। तो आंख और वस्तु के बीच में खींची जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तो ये जो रेखा आप यहाँ देख रहे हैं, इस रेखा का नाम क्या है? दृष्टि रेखा। देखिए इस बार क्या है, आंख नीचे है या वस्तु कहाँ है? ऊपर। तो आंख और वस्तु के बीच खींची जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे बाबू? दृष्टि रेखा। कौन रेखा? दृष्टि रेखा। क्लियर है? और ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज रेखा। आंख से एकदम सीधी जाने वाली रेखा को हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये हमारा क्षैतिज रेखा है बाबू। क्लियर है ना? और यहां भी आप देख सकते हैं कि आंख से ये सीधी जाने वाली रेखा ये क्या कहलाएगी? आपकी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। क्लियर है? तो आंख से हम ऐसे बोल सकते हैं कि आंख से सीधी जाने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा बोलेंगे, और आंख और वस्तु के बीच में खींची जाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है दृष्टि रेखा आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, उन्नयन कोण। अब ये उन्नयन कोण क्या है भाई? तो देखिए उन्नयन कोण का मतलब पहले समझ लीजिए बाबू। ठीक है, देखिए उन्नयन कोण का मतलब होता है कि देखिए जब अगर मान लीजिए दर्शक कहाँ हो? नीचे हो। दर्शक यानी देखने वाला। देखने वाला कहाँ हो बाबू? नीचे हो। अब वस्तु हमारा कहाँ हो? ऊपर हो। वस्तु हमारा कोई भी वस्तु मान लीजिए, ठीक है ना, पतंग हो गया, चिड़िया हो गया, मीनार की चोटी हो गया, कुछ भी हो सकता है, झंडा हो गया, ठीक है ना। तो देखने वाला अगर हमारा नीचे हो और वस्तु कहाँ हो? ऊपर हो, तो ये हमारा बताइए क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बाबू दृष्टि रेखा। इसे हम लोग बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्लियर? और ये हमारे लिए हो जाएगा क्षैतिज रेखा। क्या होगा? क्षैतिज रेखा। मैंने आपको बताया कि आंख से सीधी जाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो डेफिनेशन में लिखा है कि जब दर्शक नीचे और वस्तु ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी देखने वाला नीचे या वस्तु ऊपर, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच यहाँ ये जो कोण बन रहा है ना, इसी कोण को बाबू हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे जी? उन्नयन कोण। परिभाषा समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? कि जब देखने वाला नीचे और वस्तु ऊपर हो तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर? यही हमारा क्या है बाबू? उन्नयन कोण। अब इसका उल्टा होता है अवनमन कोण। क्या होता है जी? अवनमन कोण। तो आइए अवनमन कोण के बारे में जान लेते हैं। अब क्या होता है ना, यही चीज पलट गया बाबू। अब दर्शक जाएगा ऊपर और वस्तु आएगा नीचे। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं, देखिए इस बार मान लीजिए देखने वाला यहाँ ऊपर है। देखने वाला कहाँ है बाबू? देखने वाला ऊपर, और वस्तु है आपका यहाँ पर। वस्तु यहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखने वाले से हम लोग जो रेखा खींचते हैं ये हमारा हो जाएगा बाबू, बोलो कौन सी रेखा? ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा यानी दर्शक के आंख से सीधी जाने वाली रेखा क्या? क्षैतिज रेखा। और बोलिए आंख और वस्तु के बीच खींची जाने वाली रेखा कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। तो जब देखने वाला कहाँ हो? देखने वाला ऊपर और वस्तु कहाँ हो? नीचे। जब दर्शक ऊपर और वस्तु नीचे हो तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका देखने वाला ऊपर और वस्तु नीचे, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने इस कोण को, इसी कोण को हम लोग बोलेंगे बाबू अवनमन कोण। क्या बोलेंगे जी? अवनमन कोण। क्लियर? यानी इसमें क्या हो गया बाबू? पलट गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वाले कंडीशन में क्या था? देखने वाला नीचे और वस्तु ऊपर,
तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। लेकिन अगर देखने वाला ऊपर और वस्तु नीचे, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कौन सा कोण? अवनमन कोण। क्लियर बाबू? मुझे उम्मीद है आपको अवनमन कोण भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना बाबू? देखो यहाँ पर एक फिगर लेके हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए बाबू यहां आपका बन गया उन्नयन कोण। क्या बन गया जी? उन्नयन कोण। ठीक है, यहां आपका बन गया उन्नयन कोण। ठीक है ना? और यहां आपका बाबू बन गया क्या? अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, तो देखिए ये जो उन्नयन कोण जो है ना, ये अवनमन कोण, ये दोनों विद्यार्थी क्या है? एकांतर कोण है। और आपने ज्यामिति में पढ़ा है बाबू कि एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अवनमन कोण उन्नयन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ बोला है बाबू कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। जब भी ऐसा अगर जेड जैसी आकृति बनेगा और ये एंगल होगा 30 डिग्री, तो आपको समझ जाना है कि ये वाला एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री। क्लियर? ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना? 60 डिग्री। और इसे हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण, इसे बोलेंगे उन्नयन कोण। कब? जब यहां से मान लीजिए अगर कोई वस्तु अगर देख रहा है, ठीक है ना, यहाँ आंख है और वस्तु यहाँ पर है, तो ये आपका अवनमन कोण होगा। और जब आंख यहाँ आपका यहाँ आ जाएगा और वस्तु यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यामिति से हम जानते हैं कि एकांतर अंतः कोण हमेशा क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ टॉपिक पे यहाँ बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखो अगर ये वाला एंगल मान लो बाबू थीटा हो, ये वाला एंगल क्या हो? थीटा हो, और मुझे बताना हो लंब और आधार में रिलेशन। ये आपका आधार हो और ये लंब, ठीक है, और ये कर्ण। क्लियर? यहाँ भी मान लीजिए ये एंगल कितना हो बाबू? ये थीटा, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। ये आपका आधार, ये लंब और ये बताइए कर्ण, और ये एंगल कितना हो बाबू? थीटा हो। क्लियर है ना जी? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, तो लंब और आधार में रिलेशन होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी ये वाला एंगल और इसमें इन तीनों में यही संबंध है बाबू, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्लियर है? यानी ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बाबू। अगर मैं बोलूं कि बताइए लंब और कर्ण में क्या रिलेशन है, तो लंब और कर्ण में रिलेशन हमारा है बाबू साइन थीटा। ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, P बटा H। ठीक है, यानी अगर लंब और कर्ण में अगर रिलेशन पूछेगा तो क्या लेना है? साइन थीटा। और अगर लंब और आधार में रिलेशन पूछेगा तो क्या लेना है बाबू? tan थीटा। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है ना? अब अगर कहेगा कि आधार और कर्ण में बताइए, तो आधार और कर्ण में रिलेशन होता है आपका cos थीटा। क्या होता है बाबू? cos थीटा। तो ये हमारा cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। क्लियर है? अब इसी में आपको जो है ना वो मान सारणी भी याद रखना है बाबू। ठीक है ना? मान सारणी में क्या याद रखना है? तो एक मान याद रखना है कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपको मैंने पहले बताया है, ठीक है ना, पहले वीडियो में बताया है बाबू, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। एक और याद रखना है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। और उसके बाद याद रखना है बाबू tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये तीनों मान ऊंचाई और दूरी में बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है ना? ये तीनों कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 60 डिग्री का मान √3। ठीक है? उसी तरह साइन में भी आप 3 का मान जरूर याद रखिएगा बाबू। कौन कौन? एक साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। उसी तरह साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2।
क्लियर है। उसी तरह कॉस में भी आप तीनों का मान याद कर लीजिए। कौन कौन बाबू? कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ये सारा का सारा मान मैंने आपको लिखवा दिया है। उसी तरह कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है बाबू, देखो कि लंब और आधार में रिलेशन पूछेगा, ठीक है ना, तो याद रखना है tan थीटा। लंब और कर्ण में पूछेगा तो sin थीटा, अगर आधार और कर्ण में पूछेगा तो cos थीटा। और ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन तीनों का मान sin, cos, tan, इन तीनों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे आते हैं। आगे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बाबू। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि हमारा ये दे दिया BC दे दिया 20 मीटर, और कह रहा है कि H का मान बताएं कब? जब 60 डिग्री एंगल हो तब। तो आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बताया बाबू, ठीक है ना, कि अगर हम यहाँ पर, ये हमारे लिए आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये हमारे लिए लंब हो जाएगा, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम मान लीजिए अगर लंब और आधार में अगर रिलेशन देखेंगे, क्योंकि मुझे H निकालना है और ये आधार दिया हुआ है बाबू, ठीक है ना, तो लंब और आधार में रिलेशन देखेंगे तो क्या है बताइए? तो लंब और आधार में रिलेशन होता है tan थीटा, तो थीटा का मान हो जाएगा बाबू 60 डिग्री। लंब हमारा है H, अब बटा आधार बताइए 20, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, अब बटा हो जाएगा H/20। यहाँ बटा के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो H में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा H, अब 20 में √3 से 20√3 मीटर। क्लियर है बाबू? यानी हमने H का मान निकाल लिया, ठीक है ना बाबू। उस तरह L का मान निकालना है, तो देखिए अब L का मान निकालना है तो ये आधार दिया है और मुझे निकालना है कर्ण। तो आप मुझे बताओ कि आधार और कर्ण में क्या रिलेशन है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आधार और कर्ण में क्या रिलेशन है बाबू? देखो यहाँ पे आधार और कर्ण में रिलेशन है cos थीटा। क्या है जी? तो हम यहाँ पे लेंगे cos, यहाँ पे हम लेंगे cos थीटा, और cos थीटा का मान बताइए 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री बताइए। तो क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा दे दिया है 20 और कर्ण हमारा दिया है L, ठीक है ना। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है जी? तो cos 60 डिग्री का मान होता है बाबू 1/2, बराबर ये हो जाएगा 20/L। अब L में 1 से गुना होगा तो L, और 20 में 2 से गुना होगा, 20 दूनी 40 मीटर। तो आपका ये आ गया बाबू किसका मान? L का मान भी आ गया, और यहाँ पर ये H का मान भी आ गया। तो यानी यहाँ पर समकोण त्रिभुज में ना आपको देखना है कि दिया क्या है और क्या पूछ रहा है। अगर आधार दिया है और लंब पूछ रहा है तो आपको tan थीटा लेना है। अगर लंब दिया है और कर्ण पूछ रहा है तो लंब और कर्ण में क्या होता है? sin थीटा। अगर कर्ण दे दिया और आधार पूछ रहा है तो कर्ण आधार में क्या होता है? cos थीटा। तो यही तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद रखना है बाबू। और इसका 30 डिग्री वाला मान, 45 डिग्री वाला मान और 60 डिग्री, ये तीनों मान आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये सारे टॉपिक आपके अगर क्लियर होंगे तो ऊंचाई दूरी का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।